आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या है खास। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश नमन कर रहा है। आधुनिक आर्थिक क्रांति के जनक मनमोहन सिंह ने कल 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। देश के बड़े बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। मनमोहन सिंह कैसे बने देश के मिडिल क्लास के महानायक, आज जनहित में जानेंगे। कल मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होना है। कांग्रेस ने समाधि के लिए सरकार से जगह की मांग की है, लेकिन खबर है कि निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। अब कांग्रेस सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। मांग हो रही है कि सरकार मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह देश के पीएम थे। मनमोहन ने जो विरासत सौंपी उसी को मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी और मनमोहन का राजनीतिक रिश्ता भले ही प्रतिद्वंद्वी का माना जाता हो, लेकिन मोदी मनमोहन के मुरीद रहे। मोदी और मनमोहन के रिश्तों की वो कहानी जो कभी चर्चा नहीं बनी, आज हम आपको जनहित में दिखाने वाले हैं। अब मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग होने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी डिमांड की है। भारत रत्न की मांग पर कैसे हो रही है राजनीति और कैसे कांग्रेस को घेरा जा रहा है, आज उसे भी जानेंगे। वहीं तमिलनाडु में कुर्सी के खिलाफ कोड़े। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलई ने डीएमके सरकार के खिलाफ खुद को कोड़े मारे हैं। इसके पहले वो नंगे पैर रहने की कसम खा चुके हैं। क्या है अन्नामलई के संकल्प का सीक्रेट, ये भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की उस दुख भरी खबर के साथ जो 23 घंटे पहले सामने आ गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। तब से खबरों में सिर्फ मनमोहन सिंह का नाम है, उनके काम है, उनकी यादें। पूर्व प्रधानमंत्री को कल अंतिम विदाई दी जाएगी। पहली खबर में आपको दिखाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश किस तरह से कर रहा है याद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके घर जाकर अंतिम श्रद्धांजलि दी। पत्नी गुरशरण कौर और परिजनों को सांत्वना दी। पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की जो सियासी जोड़ी बनी थी वो टूट गई। अपने भरोसेमंद और बेहद करीबी शख्स को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोनिया गांधी भावुक नजर आ रही थी। मनमोहन सिंह के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे निजी क्षति बताया। श्रद्धांजलि देते हुए राहुल के चेहरे पर उनके शब्दों का हाव भाव साफ पढ़ा जा सकता था। बहन प्रियंका ने भी अपने पूरे परिवार के साथ डॉक्टर मनमोहन को आखिरी नमन किया। कल भी प्रियंका रात को सबसे पहले एम्स पहुंची थी जब मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने की खबर आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी, उनके काम को याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे। वहीं बाकी दलों के भी कई नेताओं ने घर जाकर तो कईयों ने सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। वहीं मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका समेत कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के निधन पर एक शोक संदेश जारी किया है, जिसमें सोनिया गांधी कहती हैं, मेरे लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन व्यक्तिगत क्षति है। वो मेरे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। अपने व्यवहार में बहुत सौम्य थे। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता गहरी और अटूट थी। उनके साथ समय बिताने का मतलब उनके ज्ञान और दूरदर्शिता से प्रबुद्ध होना था। डॉक्टर सिंह हमारे जीवन में एक ऐसा शून्य छोड़ गए हैं जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी और भारत के लोग हमेशा इस बात पर गर्व करेंगे कि हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा नेता था, जिनका भारत की प्रगति और विकास में योगदान अतुलनीय है।
यूपीए की जीत के बाद सोनिया गांधी को ही 2004 में प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन विदेशी मूल के मुद्दे पर विरोध की वजह से सोनिया ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, जिसके बाद मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। आपने सबके मन के भाव सुन लिए। आखिर मनमोहन सिंह 10 साल किसी दल के नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री थे। अगली खबर यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल दोपहर 11:15 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम विदाई दी जाएगी। यहां जरूर एक विवाद होता दिखाई दे रहा है। निगम बोध घाट पर क्यों? राजघाट के पास क्यों नहीं, जहां देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधियां हैं? ये शाम की तस्वीर है। कांग्रेस कार्य समिति की दिल्ली में बैठक हुई। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य बैठक में मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। मांग ये रखी कि मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह दी जाए ताकि उनका स्मारक बनाया जा सके। दिल्ली में तमाम महापुरुषों के समाधि स्थल हैं। मनमोहन सिंह 10 साल देश के पीएम रहे, इसलिए कांग्रेस ने भारत के अर्थपुरुष की समाधि के लिए जगह की मांग रखी। ये राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने करोड़ों करोड़ों देशवासियों की भावना के अनुरूप ये पत्र लिखा है कि सरदार मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक उनके कद के मुताबिक 10 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री सेवा की, एक स्मारक का निर्माण हो। अब सरकार को निर्णय लेना। अब खबर यह है कि सरकार ने निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की है। अगर ऐसा होता है तो फिर जिस समाधि की मांग कांग्रेस अध्यक्ष ने की है, वो समाधि की जगह नहीं मिल पाएगी। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अलका लांबा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार के फैसले को आहत पहुंचाने वाला कहा है। अभी मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा गया है। कल सुबह पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां सुबह 9:30 बजे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रिश्तों को लेकर खूब चर्चा होती है। मनमोहन सिंह के बाद ही मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। सियासत के अखाड़े में दोनों एक दूसरे के भले ही प्रतिद्वंद्वी कहे जाते रहे हों, लेकिन असलियत यह है कि मोदी मनमोहन के कायल थे। उनकी सादगी के, उनकी नीयत के, उनकी मेहनत के, उनके ज्ञान के। मोदी कई मौकों पर इसका जिक्र कर चुके हैं। आज उन्होंने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए भी अपने रिश्ते का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन को क्यों कहा था गाइडिंग लाइट? देखिए जनहित की यह स्पेशल रिपोर्ट। 27 मई 2014 की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद मोदी पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे थे। दरवाजे पर खड़े होकर मनमोहन सिंह ने उनका स्वागत किया था। गर्मजोशी से हाथ मिलाए थे। बदली हुई भूमिका में दोनों की ये पहली मुलाकात थी, इसलिए ये तस्वीर अतीत के पन्नों में यादगार निशानी के तौर पर दर्ज हो चुकी है। अब मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं है, तो प्रधानमंत्री से उनके रिश्तों पर बहस चल रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। सियासी तौर पर मोदी ने मनमोहन सिंह पर बयानों से बहुत से तीर छोड़े हैं, लेकिन जब भी बात देश की आई, शान और सम्मान की आई, तो मोदी मनमोहन के लिए खड़े नजर आए। 29 सितंबर 2013 का ये बयान सोशल मीडिया पर तैर रहा है। तब पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह के लिए एक बयान दिया था। मोदी ने उस बयान को लेकर नवाज पर निशाना साधा था। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। आज पीएम मोदी ने घर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें ये बताना नहीं भूले कि हिंदुस्तान की विकास यात्रा में मनमोहन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। स्वर्गीय मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उस दौर में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मनमोहन ने उन उतार चढ़ावों से खुद को अलग रखा। यही वजह रही कि जब 8 फरवरी 2024 को मनमोहन सिंह के संसदीय कार्यकाल का आखिरी दिन था, तब मोदी ने उनकी खूब तारीफ की थी, गाइडिंग लाइट बताया था। जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे मनमोहन सिंह पिछले साल 7 अगस्त को बिल पर वोटिंग के लिए राज्यसभा आए थे। सदन में ये उनकी आखिरी तस्वीर थी। प्रधानमंत्री जिस अपूर्णीय क्षति की बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह के जाने से वही राहुल गांधी भी महसूस कर रहे हैं। मनमोहन सिंह कांग्रेस के थे, जाहिर बात है कांग्रेस के लिए ये और भी बड़ा नुकसान है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मनमोहन सिंह के रूप में अपना गुरु खो दिया। हालांकि ऐसे भी मौके आए जब दोनों में दरार दिखी। गुरु शिष्य के रिश्तों की खट्टी मीठी यादों की अब ये कहानी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांधी परिवार एक साथ उनके आवास पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह के निधन पर उन्हें याद करते हुए राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया यही थी, उन्होंने अपना गुरु खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर राहुल गांधी ने 26 दिसंबर को सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। 20 साल पहले राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और पहली बार संसद पहुंचे, तब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह और उनकी नीति को बहुत करीब से देखा। 7 साल पहले बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी की बागडोर संभालते वक्त राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के योगदान का जिक्र किया था। In the 13 years I have served in politics, I have had the real honor of listening and learning from my elders. Manmohan Singh ji, Congress President Sonia Gandhi ji, others on the stage. इसलिए जब भी कांग्रेस के कार्यकाल की मिसाल देनी हो तो राहुल की जुबान पर सबसे पहला नाम मनमोहन सिंह का ही होता है। मनमोहन सिंह का जो समय था, उन्होंने उसको गोल्डन पीरियड कहा। वो गोल्डन पीरियड क्यों था? वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस समय किसानों के बीच और सरकार के बीच पार्टनरशिप थी। आप आते थे सरकार के पास, जो आपके दिल में था वो आप कह जाते थे। हालांकि राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के गुरु शिष्य वाले रिश्तों में 2 बार ऐसे मौके भी आए जब राहुल गांधी ने अपने मार्गदर्शक मनमोहन सिंह की बात नहीं मानी। यूपीए 2 सरकार में मनमोहन सिंह चाहते थे कि राहुल गांधी भी बतौर मंत्री सरकार में काम करें, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए राजी नहीं हुए और दूसरी बार राहुल गांधी ने अपने मार्गदर्शक मनमोहन सिंह की कैबिनेट का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने अपनी किताब बैकस्टेज में इस बात का जिक्र करते हुए लिखा कि राहुल गांधी के इस कदम से मनमोहन सिंह इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने पीएम पद से इस्तीफे तक का मन बना लिया था। आदर्श परिभाषा तो ये है कि जो भारत के लिए महान काम करे, अपना सर्वस्व लगा दे, वो भारत का रत्न है। लेकिन कई बार कह देना काफी नहीं होता, उसे दिखाना भी पड़ता है। इसी का प्रमाण है देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न सम्मान।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने के साथ ही अब उन्हें भारत रत्न सम्मान देने की मांग भी शुरू हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, लगातार 10 साल। उससे पहले भारत के वित्त मंत्री, भारत में आर्थिक उदारीकरण के सूत्रधार, उससे पहले प्लानिंग कमीशन के चीफ, उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उसके भी पहले भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और इन सब से बहुत पहले दुनिया में जाने पहचाने जाने वाले अर्थशास्त्री, प्रख्यात प्रोफेसर। आप गिनते जाएंगे, उपलब्धियां कम पड़ती जाएंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जितनी सफलताएं हासिल की, सम्मान भी कम नहीं कमाया। बतौर अर्थशास्त्री उनकी मानद उपाधियों, अवार्ड्स का कोई हिसाब नहीं है। आर्थिक सुधार पर एक बड़ा क्रेडिट स्कोर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च अलंकरण पद्म विभूषण मिला था। अब जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, तो एकाएक आज मांग उठी कि क्यों ना उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया जाए। आज सुबह डॉक्टर साहब के घर के बाहर बड़े भावुक पल थे। उनके चाहने वाले दुखी मन से खड़े थे। उन्हीं के बीच से भारत रत्न वाली ये मांग उठी। मैं इस सरकार से निवेदन भी करूंगा कि मनमोहन सिंह से आर्थिक ने पूरा दुनिया मानती है, उनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाए। आम जनता ने भावुक मन से भारत रत्न की मांग की। सुनते ही नेताओं ने समर्थन किया और जनता की मांग को अपनी और पार्टी की मांग बना लिया। निश्चित रूप से उनके अंदर सारी वो योग्यता है जो भारत रत्न मिलने के वो काबिल हैं और निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत मांग नहीं है। गुहार भी करेंगे सरकार से और उनके मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखने के लिए दुनिया में ऐसे भारत के सपूत को भारत रत्न मिलता है तो दुनिया जो है उस बात के लिए हम सबको 2024 में जब देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया, तब ये चर्चा छिड़ी भी थी कि मोदी सरकार जब नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे रही है तो एक न एक दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी देगी। राजनीतिक विचारधारा और मतभेदों को एक तरफ रखकर 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने की मिसाल पहले से बन चुकी थी। ये मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत रत्न सम्मान पर राजनीतिकरण के छींटे पड़े हैं। इन्हीं के बीच एक सवाल बार बार आता है कि क्या भारत रत्न ही किसी के योगदान को आंकने का सबसे बड़ा पैमाना है? अगर हाँ, तो फिर उनका सम्मान क्या कम आंका जाएगा जिन्हें ये भारत रत्न नहीं मिला? 2023 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने दावा किया था कि उनके पिता 2012 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे। प्रणब और मनमोहन का लंबा साथ था। सियासी उतार चढ़ाव में दोनों एक दूसरे के सीनियर भी रहे, जूनियर भी। प्रणब मुखर्जी डायरी लिखा करते थे। अपनी किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी 2012 में पीएम मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे। प्रणब दा ने इसका जिक्र अपनी डायरी में 30 अक्टूबर 2013 को किया था। प्रणब ने कैबिनेट सचिव को पीएम के प्रधान सचिव से बात करने को कहा था। प्रणब चाहते थे पीएम के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी सोनिया गांधी से बात करें। हालांकि प्रणब मुखर्जी की किताब में आगे जिक्र नहीं है कि पुलक चटर्जी ने सोनिया गांधी से बात की या नहीं। पेशकश का क्या हुआ, बात कहाँ अटक गई? अब मनमोहन सिंह नहीं रहे, ये वक्त उन बातों को कुरेदने का नहीं है। फिर भी आप महबूबा मुफ्ती को सुने, जिन्हें लगता है मनमोहन से न्याय नहीं हुआ है। मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतने काम किए, इतना कुछ उन्होंने इस मुल्क के लिए किए, बट जिस तरह से उस काम को बताना चाहिए था, इवन फॉर कांग्रेस पीपल, जिस तरह उनको भी इन बातों के बारे में, इन कामों के बारे में बोलना चाहिए था, उनके साथ जो उन्होंने काम किया उनके साथ ज्यादती हुई है। मनरेगा का कानून बना तभी आज एनडीए की सरकार उसको बढ़ाती या घटाती है। इसका मुफ्त राशन का कानून बना तभी आज आप मुफ्त राशन देते हो। ये कानून किसने बनाया? बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इनको भारत रत्न दिया जाए। मुझे लगता है खुद सरकार को सोचना चाहिए। अंत में अनुमान बता दे कि जिनकी यादों में डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, वो उन्हें इस सम्मान के बिना भी याद रखेंगे। अगर मिलता है तो वो भारत रत्न पाने वाले 54वें व्यक्ति होंगे। अब तक जिन 53 को मिला है वो याद ना हो तो गूगल देख सकते हैं। अभी तो आज का दिन इसकी चर्चा का दिन नहीं है, वो तो देश के एक महत्वपूर्ण रत्न थे ही। मनमोहन सिंह को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। 10 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उससे पहले देश के वित्त मंत्री थे। उसके पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। लेकिन उम्र के 92वें साल तक जो बात हमेशा उनके साथ रही
वो थी उनकी सादगी। संयम, सादगी और सहजता, अपनी इन्हीं खूबियों के चलते सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि विरोधियों के बीच भी मनमोहन सिंह का अलग स्थान था। परिवार की विरासत के बगैर भी प्रगति की सियासत कैसे होती है, इसका जीता जागता वो प्रमाण है। कद तो आसमान पे था, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पे रहते थे। एक दशक तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बावजूद मनमोहन सिंह की व्यक्तित्व की सादगी और शांत स्वभाव हमेशा बना रहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पीएमओ में मीडिया सलाहकार रहे पंकज पचौरी ने मनमोहन सिंह के संघर्षों का जिक्र करते हुए बताया कि मनमोहन सिंह ने अपने संघर्ष के दम पर राजनीति में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। मैट्रिकुलेशन किया और दूसरे शहर में, वहाँ पर स्कूल नहीं था तो दूसरे शहर में उन्हें जाना पड़ा। तब तक उनके पास जूते नहीं थे। कैम्ब्रिज में जब वो थे और वहाँ पर स्कॉलरशिप पूरा नहीं पड़ता था तो वो चॉकलेट खाया करते थे दिन में, ताकि वो उससे उनको थोड़ी सी एनर्जी जो है वो मिले। और यहाँ पर जो गाड़ी का जो सिलसिला है, जब वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे तो साइकिल पे आया जाया करते थे। मनमोहन सिंह के पुराने दोस्त बताते हैं कि देश का वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने पद और प्रतिष्ठा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपना मिलनसार स्वभाव हमेशा बनाए रखा। वेरी जेंटल फेलो, बहुत शरीफ आदमी थे और कोई बहुत पार्टियां नहीं करते थे और कोई शोहरत के लिए काम करना कुछ भी नहीं, शांत रहना और सवाल निकालने। यूपी सरकार में मंत्री और 2004 से 7 तक 3 साल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ साए की तरह रहने वाले असीम अरुण ने मनमोहन सिंह के निधन पर उनकी सादगी का किस्सा सुनाया। उस समय नई नई BMW कार्स एसपीजी ने खरीदी थी, तो मनमोहन सिंह जी बहुत असहज महसूस करते थे। बोलते कि नहीं मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको बहुत खतरा है। तो मान जाते थे इस बात को, लेकिन साथ साथ अपनी मारुति 800 की ओर जरूर देखते थे। और जितनी बार उसके सामने से गाड़ी निकलती, कारखेट निकलता था, तो हम लोग मन में महसूस करते थे कि वो उसी को देख रहे हैं और शायद कह रहे हैं कि मैं असली में इस मारुति 800 का मालिक या ड्राइवर हूँ, जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये अस्थायी व्यवस्था मेरी है। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह की सुरक्षा में लगी एसपीजी के जवान विनोद कुमार बताते हैं कि मनमोहन सिंह अक्सर गाड़ियों के काफिले की बजाय पीएम आवास से अपने दफ्तर तक पैदल ही आते जाते थे और प्रधानमंत्री होते हुए पहले खुद ही सुरक्षा में तैनात लोगों का अभिवादन करते थे। बंदा एसपीजी ऑफिसर बाहर खड़ा होता था तो उन्होंने दूसरे दिन ही आके इस चीज़ का खुद ही संज्ञान लिया, वापस बाहर आए। उन्होंने बताया कि भाई इसकी छाँव की व्यवस्था करो और जब तक नहीं होती है साइड में पेड़ है वहाँ खड़े होंगे या धूप में खड़े नहीं होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है एक आदमी को कि दिन भर धूप में खड़ा रहे। वो जो भी अभिवादन करते थे उनके अभिवादन का भी बड़ी नम्रता के साथ जवाब देते थे। कई बार तो ऑफिसरों को ये गलती से ये भूल हो जाती थी कि पहले मैंने किया कि साहब ने किया। मतलब कई बार वो पहले खुद भी कर देते थे, ऐसा नहीं है कि हम करेंगे। मनमोहन सिंह की ईमानदारी और सादगी की मिसाल ये भी है कि एक दशक तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने परिवार के सदस्यों को हमेशा अपने पद और प्रतिष्ठा की चमक दमक से दूर रखा और मनमोहन सिंह का परिवार हमेशा राजनीति से दूर रहा। देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सभाओं में भीड़ खींचने वाले नेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने हर एक की जिंदगी को न सिर्फ छुआ बल्कि जिंदगी बदलने का क्रेडिट भी उन्हें दिया जाता है। उन्होंने भारत में एक मध्यम वर्ग खड़ा किया। मिडिल क्लास को स्कूटर से कार के सफर तक लाने में मनमोहन सिंह के फैसलों की एक बड़ी भूमिका रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जो गीत 92 साल पहले भारत की आजादी का नारा बना था, उसी कविता को 32 साल पहले तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1992 में सदन में पढ़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तब जो उदारीकरण की तमन्ना देशवासियों को दिखाई, उसका दम आज दुनिया नए भारत के रूप में देख रही है। We will do everything to help our industry to compete. नींव 33 साल पहले 1991 में बड़ी थी, जब नरसिम्हा राव की अगुवाई में पहली बार कांग्रेस ने सहयोगियों की मदद से सरकार बनाई और आर्थिक चुनौतियां विरासत में सामने खड़ी थी। देश के आर्थिक हालात चरमराए हुए थे। कर्जदारों को लौटाने के लिए डॉलर ना के बराबर था। तेल आयात करने के लिए सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था।
इन मुश्किल हालातों में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्रालय की कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपी। 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री सदन में पहला बजट पेश किया, जिसमें कई बड़े फैसले लिए। आर्थिक मोर्चे पर संरचनात्मक सुधार किए गए। सरकार ने दुनिया के लिए भारत के बाजार खोल दिए। लाइसेंस राज को लगभग खत्म कर दिया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की तरफ कदम बढ़ाए। टैक्स में सुधार, एफडीआई और व्यापार नीति को सुगम बनाया गया। तब अपने भाषण में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि न तो सरकार और न ही अर्थव्यवस्था सालों साल अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर सकती है। मनमोहन सिंह ने जिस आर्थिक सुधार की नींव रखी, उसके बाद आई सभी सरकार इसी रास्ते पर भारत को आगे ले गई। ये मनमोहन सिंह का विजन ही था कि कभी कंगाली की कगार पर खड़ा देश आज 33 साल बाद अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार हो गया है। 1991 में भारत की जीडीपी 5,86,212 करोड़ रुपए थी, जो अब 3.94 ट्रिलियन डॉलर यानी 336 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 1991 के ऐतिहासिक बजट में मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो के बयान को कोट करते हुए कहा था, दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। मनमोहन सिंह ने जो बात तब कही थी, आज वो बात भारत के संदर्भ में 100 आने सच साबित हो रही है। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने का किस्सा भी बेहद रोचक है। उन्हें वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव देर रात नींद से उठाकर दिया गया था, जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ और अगली सुबह वो अपने दफ्तर चले गए, जबकि उन्हें शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाना था। व्यक्ति जब होता है, उसके बारे में अच्छा बुरा सब बोला जाता है। जब वो दुनिया से चला जाता है तो कुछ भी नकारात्मक बोलने से लोग बचते हैं। अतीत में जो कहा उसे हम भूलने लगते हैं। दरअसल हम व्यक्ति और उसकी नीतियों की आलोचना के बीच अंतर नहीं कर पाते। आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी, सरलता, उनकी ईमानदारी की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बड़ी पहचान रही और लगातार आम आदमी को ये बात उनकी ओर खींचती भी रही। यहीं पर आपको यह भी दिखाना बनता है कि अपने दूसरे कार्यकाल में उनकी सरकार पर किस तरह के आरोप लगे, किन मंत्रियों के किन कामों की वजह से उन्हें आरोपों का एक लंबा दौर झेलना पड़ गया और वो कांग्रेस को सत्ता की हैट्रिक लगाकर नहीं दे पाए। लेकिन यह भी है कि काजल की सियासी कोठरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह शुरू से आखिर तक बेदाग रहे। साल था 2014, जब 10 साल से सरकार चला रही कांग्रेस सत्ता की हैट्रिक का सपना देख रही थी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। मुकाबला सीधे मनमोहन सिंह से था। कांग्रेस मान रही थी कि मनमोहन सिंह का 10 साल का काम, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी सादगी नरेंद्र मोदी की आक्रामक शैली पर 21 साबित होगी। लेकिन मनमोहन सिंह के लिए अपनी सरकार में हुए घोटालों और कथित घोटालों पर यूपीए, कांग्रेस और मंत्रियों को डिफेंड करना कठिन हो रहा था। ये भी कहा जाता है कि मनमोहन ने एक हद के बाद इन मंत्रियों को बचाने की कोशिश भी बंद कर दी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। आपको बताते हैं वो कौन से मामले थे जिन्होंने मनमोहन सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर पानी फेर दिया और उन्हें हैट्रिक से रोक दिया। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला। कोयला घोटाला 2012 में सामने आया। आरोप लगा कि इससे सरकार के खजाने को 1,86,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। 2G टेलीकॉम घोटाला। 2G घोटाले का तूफान CAG की रिपोर्ट से उठा, जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन से सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान बताया गया। कॉमनवेल्थ घोटाला। इसे यूपीए सरकार में हुआ सबसे बड़ा घोटाला बताया गया। देश की बहुत किरकिरी हुई, लंबे मुकदमे चले, कई गिरफ्तारियां हुई। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला। हेलीकॉप्टरों की खरीदी में रिश्वत देने का ये मामला भी यूपीए 2 सरकार के लिए सिरदर्द बना। संसद से सड़क तक इस पर तनातनी हुई। वाड्रा DLF लैंड डील। सोनिया गांधी के दामाद को जमीन देने के लिए नीति बदलने का आरोप हरियाणा में था, लेकिन पूरी कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। इसके अलावा आदर्श हाउसिंग घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाले ने भी बीजेपी के लिए बूस्टर का काम किया। इसी फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र में दावा किया था कि यूपीए सरकार में 15 बड़े घोटाले हुए थे। इन सारे घोटालों में मनमोहन सरकार के कुछ मंत्रियों, नेताओं को जेल जाना पड़ा, कुछ को पदों से हटाया गया। मनमोहन सिंह से सिर्फ 2015 में कोयला घोटाले में पूछताछ हुई। कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन मनमोहन ने सहज ढंग से लिया।
और 2015 में सीबीआई ने कोयला घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि डॉक्टर मनमोहन बेदाग हैं। मनमोहन सिंह लेकिन हमेशा ईमानदार रहे, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं लगा। विरोधी भी उनके कायल थे। यही कारण रहा कि मनमोहन सिंह जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तमाम कठिन सवालों का सामना करते, लेकिन हमेशा हंसते मुस्कुराते हर एक सवाल का वो जवाब दिया करते थे। उनकी ओर से बार बार इस बात का जिक्र किया जाता कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इतिहास मेरे प्रति काइंड रहेगा, विनम्र रहेगा। कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होना है। हर एक जानकारी, हर एक खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं तमिलनाडु का। लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलई चर्चाओं में थे। नतीजों के बाद वो कैमरे से गायब हो गए थे, लेकिन अब उनकी वापसी हुई है और इस बार उन्होंने स्टालिन सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। कोड़ा नंबर 1, कोड़ा नंबर 2, कोड़ा नंबर 3, कोड़ा नंबर 4, 5, 6। एक के बाद एक खुद को कोड़े मारने वाला ये कोई मदारी नहीं, बल्कि तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नाम है अन्नामलाई। स्टालिन सरकार के कथित अन्याय के खिलाफ अनुष्ठान का हिस्सा बताते हुए अन्नामलाई ने सुबह अपने घर के बाहर खुद पर कोड़े बरसाए। 6 कोड़ों का प्रण लिया था। 7वां कोड़ा जब लगने वाला था तो समर्थकों ने आकर रोक लिया, उन्हें घेर लिया। इससे पहले अन्नामलाई ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जूते उतार दिए थे। ये प्रण लिया कि जब तक डीएमके सरकार को हटाऊंगा नहीं, तब तक जूते नहीं पहनूंगा। असल में अन्ना इन दिनों स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न के एक मामले पर मुखर हैं और डीएमके पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष इस केस में सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसी को लेकर अन्नामलाई ने सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया है। पहले जूते उतारे, अब खुद को कोड़े मारे। हवाला तमिलनाडु की संस्कृति का दिया। अब अन्नामलाई मुरुगन भगवान की सभी 6 धामों की यात्रा करेंगे। 48 दिनों तक उपवास करेंगे। तमिलनाडु से आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको बिहार, जहां पर बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। पीके यानी प्रशांत किशोर ने सरकार को 3 दिन में छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पीके का अल्टीमेटम पूरा होता उसके पहले ही पुलिस प्रशांत किशोर के घर पहुंच गई। प्रशांत किशोर, खान सर, गुरु रहमान। पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच इन बड़े चेहरों के पहुंचने से माहौल गरमाया हुआ है। छात्रों के आंदोलन को नई ताकत मिल रही है। प्रशांत किशोर कल पहुंचे तो आज खान सर और गुरु रहमान गर्दनी बाग में छात्रों के बीच उन्हें समर्थन देने पहुंच गए। पूरी परीक्षा उस आयोग की अगर इंसानियत है तो खुद ही रद्द कर देना चाहिए। जब उनसे परीक्षा नहीं हो पा रहा है तो काहे लिए बैठे हैं आयोग में। अन्य 911 सेंटर पे कदाचार मुक्त परीक्षा हुई। ये 100 सेंटर के बराबर ये अकेले था। यहाँ पर हर सेंटर का सीसीटीवी फुटेज दिया जाए और दोबारा जांच हो और री एग्जाम से कम विद्यार्थी कुछ नहीं मांगेंगे। ये सीसीटीवी पे देख लीजिए कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि आयोग झूठ बोल रहा है। इधर खान सर छात्रों को समर्थन देने पहुंचे तो उधर कल छात्रों को समर्थन देने वाले पीके के घर पुलिस पहुंच गई। अरे प्रशासन तो इसलिए आई थी कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं हम लोग मार्च पे ना निकल जाएं। प्रशासन तो अपनी घबराहट में आए हैं। पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं। कल पीके छात्रों के बीच पहुंचे थे। सरकार को मांगे मानने की चेतावनी दी थी। 3 दिन का अल्टीमेटम था, लेकिन पुलिस आज ही पहुंच गई। अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर अगली बार जब छात्र निकलेंगे तो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे।
13 दिसंबर को बिहार में बीपीएससी की परीक्षा हुई थी। छात्र धांधली का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार सुनने को तैयार नहीं। लाठियां बरस गई है। उधर मध्य प्रदेश में आरटीओ के पूर्व अफसर सौरभ शर्मा के ठिकानों पर आज ईडी का एक्शन देखने को मिला। एक आदमी के काले धन का राज खोलने के लिए ईडी ने मध्य प्रदेश के 3 जिलों में छापेमारी की है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले सौरभ शर्मा के खिलाफ ये ईडी का एक्शन है। ईडी ने भोपाल ही नहीं सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों के घर भी छापेमारी की। भोपाल में सौरभ के 4 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। वहीं ग्वालियर में सौरभ के पुराने घर पर ईडी की टीम पहुंची। जबलपुर में सौरभ के रिश्तेदार के घर ईडी ने दस्तक दी। जिस गाड़ी से टीम पहुंची उस पर प्रेस का स्टिकर लगा था। पहले लोकायुक्त, उसके बाद इनकम टैक्स और अब ईडी सौरभ शर्मा के ठिकानों पर पहुंच चुकी है। सौरभ के सहयोगी चेतन गौर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा है। पहली बार ईडी की टीम सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौड़ के घर और जहां से वो जयपुरिया स्कूल का दफ्तर चलाता था उस जगह पर पहुंची है। ये वही ठिकाना है जहां से 234 किलो चांदी बरामद हुई थी, करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। ईडी ने जानकारी भी मांगी है, लोकायुक्त से भी जानकारी मांगी है, इनकम टैक्स से भी जानकारी मांगी है। पूर्व आरटीओ अफसर सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले ही हो चुका है। अग्रिम जमानत के लिए सौरभ के वकील ने याचिका भी लगाई है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में जांच एजेंसियों का शिकंजा सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों पर बढ़ता ही जा रहा है। सौरभ शर्मा के ठिकानों से अब तक करोड़ों की संपत्ति बरामद हो चुकी है। 52 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 50 लाख के हीरे, 10 करोड़ से ज्यादा कैश, 15 लाख की लेडीज पर्स, लाखों की घड़ियां मिल चुकी हैं। एक डायरी भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक डायरी में 100 करोड़ के लेन देन का हिसाब किताब है। फिलहाल सौरभ का अता पता नहीं है। उसके दुबई में होने का अंदेशा है। कांग्रेस इस पूरे मामले में पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। बाकायदा जांच के लिए पीएम मोदी को दिग्विजय सिंह ने पत्र तक लिख रखा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।